हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय फिजिक्स क्लासरूम। इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 7 इस प्लेलिस्ट का जो भी है उसमें हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उसके रिलेटेड बहुत ही कंसेप्चुअली डिस्कस किया था कि उस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। अब हमारी बारी है इसी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करने की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू, एन एरोप्लेन flying 490 meter above ground level at 100 meter per second. ओके सर, सो पहले सेंटेंस में यहाँ पे हमें हाइट के बारे में यहाँ पे बता दिया उन्होंने, और सेकंडली उस प्लेन की वेलोसिटी कितना है वो भी हमें बता दिया। रिलीज अ ब्लॉक, वहां से एक ब्लॉक रिलीज हो रहा है। हाउ फार ऑन ग्राउंड विल इट स्ट्राइक, वो ग्राउंड पे कहाँ पे स्ट्राइक करेगा। सबसे पहले हम सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसा है सर, यहाँ पे एक एरोप्लेन है, इस एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया है विच इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। तो ये है सर हमारी इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये जो भी प्लेन है इट इज अबव द 490 मीटर। ओके, इतने हाइट पे वो प्लेन है। ओके, जिसको हम h कंसिडर करेंगे। सो देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 490 मीटर। ये दो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। अब इनका कहना है कि ऐसी सिचुएशन में अगर एक ब्लॉक रिलीज होता है, सो मान के चलिए उस ब्लॉक को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज दैट ब्लॉक। जैसे ही वो ब्लॉक रिलीज होगा सर, जैसे वो ब्लॉक रिलीज होगा उस एरोप्लेन से, तो उस ब्लॉक को उस एरोप्लेन की वेलोसिटी मिल चुका है। ओके, अब जैसे रिलीज होगा तो वो अंडर ग्रेविटी फॉल करेगा, तो उसका जो भी पाथ होगा, द पाथ इज लाइक दिस वन, और यहाँ पे हिट करेगा। ओके, सो यहाँ पे जैसे वो रिलीज हो रहा है तो उस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर, इट्स 100 मीटर पर सेकंड। जितना एरोप्लेन की स्पीड था उतना ही होना चाहिए। तो उस ब्लॉक को इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिल रही है। ओके, अब इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे कहाँ पे वो स्ट्राइक करेगा। ओके, यहाँ जब इस पॉइंट पे था, ओके, अब 490 मीटर, तो वहां से वो रिलीज हुआ, तो यहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहा है। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस रेंज। ये रेंज हमें फाइंड आउट करना है। सर हमें रेंज का फॉर्मूला पता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है। क्या है सर वो, रेंज इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू यू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच अपॉन जी। तो h की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, g की वैल्यू हमें नोन है, इट्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सभी वैल्यूज यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो u की वैल्यू है सर 100 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 490 अपॉन h की वैल्यू 490 अपॉन 9.8। सर हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ओके, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 100, अंडर रूट ऑफ 100 की वैल्यू होगा 10। सो देयरफॉर हियर दिस इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच शुड बी इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो रेंज की वैल्यू कितना आ गया है सर, 1000 मीटर। द करेक्ट आंसर कौन सा है सर, ओके, तो यहाँ पे 1000 मीटर है तो 1 किलोमीटर आएगा। सो इस 1000 मीटर को हम 1 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ रेंज। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। सिर्फ क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो हमें लिखना है, हमें सही फॉर्मूला कौन सा फिट बैठता है वो लिखना है। इस केस में बहुत कम फॉर्मूला है सर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में। ओके, तो हमने वहां से एक फॉर्मूला सिलेक्ट किया जो कि हमें रेंज फाइंड आउट करना था, बाकी इंफॉर्मेशन दिया था, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठता था, वो फॉर्मूला हमने लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, जस्ट कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज जस्ट रिलीज from the window of train
moving along a horizontal straight track. A stone will hit the ground following straight path, circular path, parabolic path, hyperbolic path. सर एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, आपको हमेशा याद रखना है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, मान के चलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन मान के चलिए कि इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है एक्सेलरेशन, तो एट इनिशियल कंडीशन दोनों में एंगल कितना है सर? 90 डिग्री है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट स्टोन इज अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक्सेलरेशन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसमें ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों में एंगल कितना है सर? 90 डिग्री है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इस एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट है। ओके, पाथ जो भी बने इसका, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से इसका जो भी पाथ बनेगा, दैट पाथ इज लाइक दिस वन। ओके, तो अब जब प्रोजेक्टाइल या स्टोन यहां पे आ चुका है, उस वक्त अगर हम देखेंगे तो इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो चुका है और एक्सेलरेशन ये है। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब पार्टिकल या स्टोन यहां पे आ जाएगा उस वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो गया। सर इस केस में जो भी एक्सेलरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन व्हाट सेंस? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, हमेशा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है सर? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ऐसे केस में जो भी पाथ बनता है, ओके, इट्स अ पैराबोलिक पाथ। क्यों सर पैराबोलिक पाथ? क्योंकि इनिशियली वो एंगल 90 डिग्री था, बाद में वो एंगल दोनों में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल की वैल्यू कम कम होती जा रही है। ये अगर ऐसा होता है तो 100% ये पैराबोलिक पाथ बनता है। सेकंड सिचुएशन, अगर मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन हो रहा है लाइक दिस वन, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट था उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी था ये और एक्सेलरेशन था ये। ओके, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द एक्सेलरेशन। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो गया। तो हमेशा सर यहाँ पे 90 डिग्री बना रहता है। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इन दोनों में हर इंस्टेंट पे एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री होता है तो दैट पाथ इज अ सर्कुलर पाथ, जो कि हमें आगे पढ़ने वाले हैं। तो सर्कुलर पाथ जब होता है जब उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो भी हो रहा है और उसका वेलोसिटी इन दोनों में अगर 90 डिग्री होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, तो हम कहेंगे कि इट इज अ यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन, या उसका पाथ जो भी बनेगा इट्स अ सर्कुलर मोशन। लेकिन एक्सेलरेशन जो भी है इन केस ऑफ अंडर ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो दोनों में एंगल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी पाथ बनेगा इट्स अ पैराबोलिक पाथ। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट इज ड्रॉप्ड from the same height. When another bullet is fired simultaneously, they will hit the ground. Okay, so sorry, horizontally है. A bullet is dropped from the same height. When another bullet is fired horizontally, they will hit the ground simultaneously. इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसको हमने इस कंसेप्ट को हमने थ्योरी के लेक्चर में पूरी डिटेल में डिस्कस किया था। कैसे सर? यहाँ पे देखिए, जस्ट एक ड्रॉ करके दिखा देता हूं मैं आपको। सो मान के चलिए कि यहाँ पे दो बॉल है, द फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकंड वन इज दिस वन। अब सर हमें ये सोचना होता है कि इस बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन, जब ड्रॉप कर रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना होगा सर? 0। और इस बॉल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। ओके, तो इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना है सर? यू वाई, इट इज इक्वल टू 0 है। अब इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा ये अंडर ग्रेविटी होगा, और अंडर ग्रेविटी दोनों के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। ओके, लेकिन दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में सेम है, विच इज इक्वल टू 0, और दोनों का एक्सेलरेशन हो रहा है
तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी सेम, देयरफॉर दे हिट द ग्राउंड एट साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पे रीच करेंगे तो साइमल्टेनियसली हिट करेंगे। नेक्स्ट वन, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग at a constant horizontal velocity of 600 किलोमीटर पर आवर, ओके, इतनी स्पीड से वो जा रहा है, at an elevation of 6 किलोमीटर towards the point directly above the target, okay, on earth surface। जो भी इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है इट्स 600 किलोमीटर पर आवर, ओके, और जो भी हाइट है उसकी फ्रॉम द सरफेस इट्स 6 किलोमीटर, इतने हाइट पे है, ओके। अब एट एन appropriate time the pilot release a ball so that it strike the target at the ओके, तो हमें पता है कि जब भी वो रिलीज करेगा कुछ इसको, तो वो यहां से उसका मोशन होगा और ये पैराबोलिक पाथ बन के यहाँ पे हिट करेगा, ओके। द बॉल विल अपीयर टू बी फॉलोइंग। अब वो बॉल गिरते हुए कैसे दिखेगा, किनको देखते हैं यहाँ पे, ऑन द पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय द पायलट। क्या सर वो पायलट वहीं पे है क्या? एरोप्लेन स्टेबल है क्या? नहीं, जब स्टेबल नहीं है तो ये पैराबोलिक पाथ इसको नहीं दिखेगा, ओके। वर्टिकली अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन अ ग्राउंड। अगर यहां से कोई देख रहा है, ओके, यहां से कोई देख रहा है ग्राउंड से ऑब्जर्वर, तो इसका पाथ उसको पैराबोलिक दिखेगा। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही नहीं था। अगर वो वहीं पे स्टेबल होता, पायलट को स्ट्रेट पाथ दिखता, अगर एरोप्लेन एक जगह पे स्टेबल होता, ओके, तो वो स्ट्रेट पाथ दिखता, सॉरी पैराबोलिक पाथ दिखता उसको। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, ऑन अ पैराबोलिक पाथ सीन बाय द पायलट, स्टेबल होता तो, लेकिन वो मोशन में है। ऑन अ पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, यस, तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ करते हुए देखेगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ऑन अ जिगजैग पाथ एज सीन बाय द पायलट इन अ प्लेन। तो सर पायलट को ये कैसे दिखेगा? तो हम 100% ऑब्वियसली है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर ही होगा। जैसे वो उसने रिलीज किया, ओके, एरोप्लेन से, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर होगा और एरोप्लेन की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतना ही है। और दोनों को देखते हम, तो जैसे जैसे एरोप्लेन आगे जा रहा है, मान के चलिए एरोप्लेन इस पॉइंट पे आया तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, एरोप्लेन इस पॉइंट पे आया तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ओके, यहाँ पे होगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा उसको। अगर एरोप्लेन यहाँ पे पहुंचा तो उस वक्त उसको ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो हमेशा इट अपीयर स्ट्रेट लाइन, नॉट अ जिगजैग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ओके। और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन moving horizontally at constant speed, okay, when air resistance is taken into consideration। जब एयर रेजिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे तो बॉम्ब falls to earth exactly below the aeroplane, fall to earth behind the aeroplane, falls to earth ahead of the aeroplane, flies with the aeroplane, यानी एरोप्लेन के साथ साथ चलेगा, ओके। तो क्या होगा सर यहाँ पे सिचुएशन देखिए, ये एरोप्लेन है, यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, ओके, तो ये तो आगे जा रहा है सर, ये आगे जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस की वजह से जब ये स्ट्राइक करेंगे तो एरोप्लेन आगे आ जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड जो भी होगा इट्स मान के चलिए कि 600 जो भी लिया था पहले, 600 किलोमीटर पर आवर इतने स्पीड से एरोप्लेन जा रहा है। तो जब रिलीज हुआ था ये ऑब्जेक्ट, उस वक्त उसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से अब इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसको हम एयर ड्रैग कहते हैं, और उस ड्रैग की वजह से इसका स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कम कम होते जाएगा, ओके। फाइनली अगर एरोप्लेन यहाँ पे है तो ये ऑब्जेक्ट का पाथ कुछ इस तरीके का बनेगा और यहाँ पे हिट करेगा। सो यहाँ पे वो हिट कर रहा है और दिस इज द पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन एट आफ्टर सम टाइम, एंड एरोप्लेन यहाँ तक पहुंच चुका होगा
और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिट हो रहा है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे एक ड्रैग यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है एयर रेजिस्टेंस की वजह से, और उसकी वजह से इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से इसकी जो भी स्पीड है कम कम होती जाएगी, तो यहाँ पे वो हिट करेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ना तो वो साथ साथ चलेगा इस केस में, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो साथ साथ चलता था, ये तो आगे जा ही नहीं सकता किसी भी केस में। ओके, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, अ मैन प्रोजेक्ट्स a coin upward from the gate of a uniformly moving train. Okay, the path of the coin for the man. सर आपने ये देखा होगा, अगर कोई किसी व्हीकल में आप है, तो अगर आप व्हीकल में जा रहे हो, मान के चल ट्रेन में जा रहे हो, और एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं लाइक दिस वन। ओके, तो हमारा भी मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल, जैसे हमने कॉइन को रिलीज किया, उस कॉइन को भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल चुकी है, तो दोनों का जो भी मोशन हो रहा है साथ साथ हो रहा है। तो कॉइन जो भी है, ओके, यहाँ पे आपने रिलीज किया, यहाँ पे आपने रिलीज किया, तो कॉइन ऊपर जाएगा और नीचे आएगा यहां तक, तो इस कॉइन का पैराबोलिक पाथ यहाँ पे बन रहा है। ओके, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण हम भी मोशन में हैं और हम भी यहाँ पे आ रहे हैं उस वक्त जब कॉइन नीचे आ रहा है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू अस हमें क्या दिखता है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन इज vertically straight line. Option C is correct one. An aeroplane is flying horizontally with a velocity of 600 km per hour at a height of 1960 meter. When it is vertically at a point A on the ground, a bomb is released from it. Okay, the bomb strike the ground at point B. The distance AB यानी range find out करना है सर, हमें यहाँ पे सिंपली रेंज फाइंड आउट करना है। ओके, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है सर? इट्स अ u अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें रेंज फाइंड आउट करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना है सर? इट्स अ 600 किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे? 600 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है, तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो u की वैल्यू हमें पता है। उसके बाद हाइट की वैल्यू दिया है h विच इज इक्वल टू 1960 मीटर। ओके, ये दो इंफॉर्मेशन दिया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम ले लेंगे 9.8, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 600 u की वैल्यू इनटू 5/18 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच की वैल्यू कितना है? 1960 अपॉन जी की वैल्यू कितना है सर? 9.8 ले लेंगे। ओके, 9.8 लेंगे। अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा सर ये? ओके, यहाँ पे देखिए ये 100 बनेगा, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 3, सो 500 अपॉन 3 होगा मल्टीप्लाइड बाय, ये अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस बिकम आई थिंक इट्स अ 20 आना चाहिए। ओके, 20 आना चाहिए। सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, सॉरी इट्स अ 200 आना चाहिए। 10, 20, 50। ओके, सो ये आएगा नियर अबाउट 1 मिनट। 9.8 19 200 2 टाइम्स अगर कर दिए तो ये 550 आना चाहिए। ओके, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 100 होगा, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये 10 आ जाएगा। ओके, सो इट्स अ 1000 डिवाइडेड बाय 3, 1000 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो इट्स अ कितना आ जाएगा? इट्स अ 10,000। ये 1 मिनट, इट्स अ 5000। ओके, 5000 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, सो इट्स अ 3333 मीटर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या दिया है?
सो आंसर इट्स, अगर इसको 3.333 इंटू 10⁻³ मीटर करता हूं तो 3.33 किलोमीटर आना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। कौन सा ऑप्शन सही है सर? सी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is rolled off the edge of the horizontal table at a speed of 4 meter per second. Okay, it hit the ground after 0.4 second. टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है और वेलोसिटी दिया है। Which statement given below is true? It hits the ground at a horizontal distance 1.6 meter from the edge of the table. Okay, the speed with which it hit the ground is 4 meter per second. Height of the table is 0.8 meter. It hit the ground at an angle of 60 degree to the horizontal. सर यहाँ पे हमें चेक करना होगा, हमें पूरे डिटेल में इसको सॉल्व करना होगा। उसके बाद क्योंकि हमें एंगल कितने एंगल से वो हिट कर रहा है, उसके बाद हाइट टेबल का कितना है, ये सभी पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने ही होंगे। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको हम देख लेते हैं। तो सिचुएशन कैसा है सबसे पहले देख लीजिए। यहां से एक बॉल रिलीज हो रहा है लाइक दिस वन। अ बॉल इज रोल्ड ऑफ द एज ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेबल एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। ओके, सो यहां से जब वो बाहर निकलेगा तो इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड हो गया सर? यू की स्पीड हो गया। इट हिट द ग्राउंड आफ्टर 0.4 सेकंड, मीन्स यहां से लेके यहां तक आने के लिए 0.4 सेकंड लग रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 0.4 सेकंड। ओके सर, अब यू पता है, टी पता है, तो हम रेंज फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले। तो रेंज की वैल्यू कितना आएगा सर? तो रेंज यानी जो भी वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस है, ओके, सो यहां से ये वाला डिस्टेंस, इसको हम एक्स कंसिडर करेंगे, ये इसको वाई कंसिडर करेंगे, विच इज इक्वल टू हाइट। ओके, एच इज इक्वल टू वाइट, h is equals to y height. Okay, तो r that is a range is equals to, हमें पता है इट्स u into कैपिटल T होता है। u की वैल्यू कितना है? व्हाट इज u? u की वैल्यू दिया है 4 मल्टीप्लाइड बाय t की वैल्यू कितना दिया है? 0.4। ओके, सो 4 इंटू 0.4, इसकी वैल्यू आएगा 1.6 मीटर। तो रेंज की वैल्यू आ गया 1.6 मीटर। It hit the ground at a horizontal distance 1.6 meter from the edge of the table. So ये जो भी है, this is a correct one. Okay, अगर रेंज है तो ये horizontal distance बोला है, तो this is the correct one. ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन बाकी तीनों को छोड़ना है क्या हमें? नहीं सर, हमें देख चेक करना होगा। The speed with which it hit the ground is 4 मीटर पर सेकंड। क्या ये सही है कि देख लेते हैं, स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सर फाइनल स्पीड जो भी होता है ना, फाइनल स्पीड इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। ओके, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है, सो दिस इज अ वी एक्स। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जब वो हीट कर रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है वो अभी चेक करना होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था सर? 0 था, लेकिन यहां पे हम कंसिडर करेंगे वी वाई। ओके, सो वी वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें एक फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे। सो वी वाई इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितना था वर्टिकल डायरेक्शन में? 0 था, 0 प्लस जी इंटू टी। ओके, सो वी वाई इज इक्वल टू, जी की वैल्यू कितना लेना है? कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हम 10 कंसिडर करते हैं, इनटू टाइम की वैल्यू कितना है? टाइम 0.4 सेकंड। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड। सर वी वाई की वैल्यू जब यहाँ पे हिट कर रहा है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितना आएगा सर? वर्टिकल कंपोनेंट, ओके, वी वाई, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इट्स अ वी एक्स। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, तो यहाँ पे v की वैल्यू, वेक्टर v की वैल्यू कितना है? सो वी एक्स यानी 4i प्लस वी वाई की वैल्यू 4j। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा स्पीड का? इट्स अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4 रूट 2, ओके, मीटर पर सेकंड।
जब वो हीट कर रहा है ग्राउंड को तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी होना चाहिए 4√2, लेकिन यहां पे इनका कहना है कि 4 होगा। दिस ऑप्शन इज अ रॉन्ग वन। ओके, हाइट ऑफ द टेबल इज 0.8 मीटर। अब ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं हाइट। हाइट के लिए हमें क्या करना है सर? y कैलकुलेट करना है। ओके, तो जनरल इक्वेशन कौन सा है सर? सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन आप मोशन यूज करेंगे। सो y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 0.4 इंटू 0.4। 0.4 क्या है सर? इट्स अ टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टोटल टाइम कितना कवर कर रहा है? y इतना डिस्टेंस, यानी h इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। सो y इज इक्वल टू, ये कितना आएगा सर? तो यहाँ पे ये 0.2 आएगा। ओके, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 2 होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 यानी 0.8 मीटर आना चाहिए। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ h। तो h की वैल्यू 0.8 मीटर है। सो दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट, इट हिट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सर हमें पता है एक फॉर्मूला जो कि हमने थ्योरी में देखा था। सो इट्स अ tan ऑफ अल्फा। tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई की वैल्यू कितना है सर? इट्स अ 4। वी एक्स की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है? 4। दिस इज इक्वल टू एल 1। सो देयरफॉर tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर अल्फा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। और जब वो हीट कर रहा है तो उस वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल किया है? तो ये एंगल आता है सर 45 डिग्री। अगर आपने थ्योरी में देखा तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इट हिट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बोला है यहाँ पे, जो कि कितना होना चाहिए सर? 45 डिग्री होना चाहिए। अगर 60 डिग्री है तो ये करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट वन। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 5 मीटर। यानी यहाँ पे हाइट दिया है। It touches the ground at a distance of 10 meter from the foot of the tower and a range दिया है। The initial velocity of the body is, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ओके सर, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे R इज इक्वल टू U अंडर रूट ऑफ टॉइस H अपॉन G। G की वैल्यू, H की वैल्यू और R की वैल्यू दिया है, हमें U फाइंड आउट करना है। ओके, R की वैल्यू कितना है सर? 10 मीटर। ओके, सो 10 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ट्वाइस h 2 इंटू 5 अपॉन g की वैल्यू लेंगे हम 10। ओके, g की वैल्यू कितना लेंगे? 10। तो 10 इज इक्वल टू h की वैल्यू 5 मीटर दिया था। ओके, 50 आ जाएगा ये। ओके, 50 अपॉन 10। सो 10 इज इक्वल टू u, अगर स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ तो ये 100 u स्क्वायर। कुछ गलत होगा कि एक बार देख लीजिए। ट्वाइस एच अपॉन जी, 2 इंटू 5 हाइट है बराबर है, जी की वैल्यू है 10। ओके, तो u स्क्वायर ये 50 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ हमने, तो 100 इज इक्वल टू u स्क्वायर। ओके, मल्टी डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये होगा 1000 डिवाइडेड बाय 50। तो कहीं तो गलत दिख रहा है मुझे। ओके, इट्स नॉट 50। आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, इट्स अ u। ये कितना हो जाएगा सर? 10 अपॉन 10, 1 अंडर रूट ऑफ 1 इज अ 1। सो यहाँ पे 10, सो u की वैल्यू आ चुका है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, सो 10 मीटर पर सेकंड होता है यार कभी कभी। नेक्स्ट वन, an aeroplane moving horizontally with a speed of 720 km per hour drops a food packet while flying at a height of 396.9 meter. The time taken by the food pocket to reach the ground and its horizontal range is। ओके सर, यहाँ पे हमें रेंज भी फाइंड आउट करना है
और टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है एक बार देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया है, ओके, हॉरिजॉन्टल स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हाइट दिया है h, इट्स अ 396.9 मीटर। टाइम टेकन बाय फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज, हम सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा सर, इट्स अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 396.9 अपॉन 9.8, ओके। सो आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम अंडर रूट ऑफ 81 बिकम 9 सेकंड, ओके। सो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गया 9 सेकंड, ओके। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पता है आपको और इनिशियल वेलोसिटी पता है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द रेंज। तो रेंज की वैल्यू क्या होगा सर, तो रेंज इज इक्वल्स टू u अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g, u अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, सो u इंटू t, तो u की वैल्यू कितना है 720 इंटू 5 अपॉन 18, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय 9, सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 360, ओके। 360 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आंसर कितना आना चाहिए सर, इट्स 18,000, ओके, 1800। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर्म। सो दिस बिकम 1800 आ जाएगा, 1800, ओके। तो रेंज है मीटर में होना चाहिए। नेक्स्ट वन, a particle A drop from a height and another particle B is thrown in a horizontal direction with a speed of 5 meter per second from the same height. The correct statement is both particles will reach the ground with the same speed. Both particles will reach the ground at the simultaneously. तो सर स्पीड तो डिफरेंट होगा क्योंकि उसको सेकंड वाले को ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, हमने थ्योरी में देखा था, ओके। ऑप्शन ए सही होना चाहिए, बाकी रीड करने की जरूरत नहीं है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी, डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी इसको हमने डिस्कस किया था, ओके, जब सर्कुलर मोशन और पैराबोलिक पाथ इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो भी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, तो यहाँ पे पैराबोला बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, at a height 80 meter, an aeroplane is moving with 150 meter per second. A bomb is dropped from it so as to hit a target. At what distance from the target should the bomb be dropped? Okay, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, देखिए रेंज फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली, ओके। जस्ट वेट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट बोला है उन्होंने, फ्रॉम टारगेट बोला है, शुड द बॉम्ब ड्रॉप, ओके ओके। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है सर, मान के चलिए कि जो भी हाइट है इट्स 80 मीटर, ओके, मूविंग विथ 150 मीटर पर सेकंड, एरोप्लेन है, यहाँ पे हम एरोप्लेन कंसिडर करेंगे, एरोप्लेन है कि यहाँ पे नहीं लिया है, ओके। सो यहाँ पे हम एरोप्लेन कंसिडर करेंगे, सो दिस इज द एरोप्लेन, अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम इट, ओके। यहाँ से हमने एक बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया, ये बॉम्ब है, ओके। एरोप्लेन को निकाल लेते हैं अच्छी तरह दिखना है, अच्छा, ओके, हाँ ये एरोप्लेन है मान के चलिए, ओके, दिस इज द एरोप्लेन। तो यहां से एक बॉम्ब को हम ड्रॉप कर रहे हैं, ओके, कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझिए। अब यहाँ पे इट द टारगेट, अब यहां से वो टारगेट यहाँ पे कहीं ना कहीं, ओके। सो इसका जो भी पाथ बनेगा इट्स अ पैराबोलिक पाथ, यहाँ पे वो हिट कर रहा है, तो यहाँ से सर यहाँ तक का हो जाएगा रेंज, ओके। तो अभी इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट, ओके, फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप,
ओके, सो कितने डिस्टेंस से वो ड्रॉप करना चाहिए, तो हमें ये स्ट्रेट डिस्टेंस पूछा है उन्होंने, वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेट डिस्टेंस। ओके सर, तो अब इसके लिए आर पता होना चाहिए क्योंकि हाइट पता है, आर पता होना चाहिए। ओके, हम हर जो भी है रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा सर? द रेंज इज इक्वल्स टू यू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच अपॉन जी। ओके, यू की वैल्यू कितना दिया है? 150 दिया है, अंडर रूट ऑफ एच की वैल्यू कितना दिया है? 80 मीटर है। ओके, सो 2 इंटू 80 अपॉन जी की वैल्यू क्या होगा? हम 10 कंसिडर करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 150 अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 160। ओके, 160 अपॉन 10, सो दिस इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाय 16, अंडर रूट ऑफ 16 होता है 4। ओके, दिस इज इक्वल टू 600 मीटर। तो यहां से लेके ओके यहां तक का डिस्टेंस जो भी आया है इट्स अ 600 मीटर, यानी रेंज की वैल्यू में मिल चुका है और ये 80 मीटर है। अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यू कैन इजीली फाइंड आउट। ओके, सो अगर इस पॉइंट को मैं ए कंसीडर करता हूं, इफ दिस इज द बी, दिस इज द सी, तो ए बी की वैल्यू है 80, बी सी की वैल्यू है 600 मीटर, तो ए सी की वैल्यू कितना होगा सर? तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। So this is equals to 80 square plus 600 square. Okay, so AC is equals to under root of 80 square plus 600 square. जब सर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आना चाहिए इट इज ग्रेटर देन 600 मीटर आना चाहिए। ओके, तो ग्रेटर देन 600 मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, अ बॉम्बर प्लेन moves horizontally with a speed of 500 meter per second and a bomb release from it strike the ground in 10 seconds। 10 सेकंड में वो स्ट्राइक कर रहा है। The angle at which it strike the ground will be। सर एंगल फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सो वेलोसिटी के रिलेटेड है, तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। What is Vx? It's a horizontal velocity when it is going to strike। जब वो स्ट्राइक कर रहा है उस वक्त का horizontal velocity का कंपोनेंट Vx है और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है सर? Vy है। ओके, तो Vx की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, इट्स अ 500 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन नहीं होता है, जो भी इनिशियल रहेगा वही फाइनल रहेगा। लेकिन Vy इनिशियल कितना था? 0 था। अब कितने देर बाद Vy की वैल्यू चेंज होगा? 10 सेकंड बाद कितना चेंज होगा वो निकाल लेते हैं। सो V इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे सर। अब इस फॉर्मूले की बेसिस पे हाँ, Vy इज इक्वल टू वर्टिकल एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। वर्टिकल एक्स में एक्सेलरेशन कितना है? g इंटू टी। सो Vy इज इक्वल टू g की वैल्यू कितना है सर? 10, और t की वैल्यू कितना सेकंड दिया है? 10 सेकंड। So this is equals to 100. Okay, 100 मीटर पर सेकंड। अब Vy की वैल्यू पता है, Vx की वैल्यू पता है, इट्स 100 Vy, Vx की वैल्यू है 500, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 5 आना ही चाहिए। तो ऑप्शन ए इज सॉरी tan इनवर्स है, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ओके, तो ये हम कब सॉल्व कर सकते हैं? जब हमें थ्योरी के कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे तो ये 8th लेक्चर है, आप 7th लेक्चर में थ्योरी को कंसिडर करना, अच्छी तरह से देखना है, सभी कंसेप्ट को समझना है। उसके बाद आपको इजीली सभी फॉर्मूलेज यहाँ पे कौन सा यूज करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।